हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आज अपनी पहली क्लास है और टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल। ये टॉपिक है और इसके बाद में जो अपना नया टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो अपन क्रम वाइज पढ़ेंगे, जिसमें अपन प्राचीन भारतीय इतिहास भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी पढ़ेंगे और आधुनिक भारतीय इतिहास भी पढ़ेंगे। टोटल करीबन 30 टॉपिक हैं और 30 दिन के अंदर मैं आपको प्राचीन भारतीय से लेकर यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर और आधुनिक भारतीय इतिहास तक सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों, शर्त यही है, रोजाना मेरे साथ में आपको चलना है और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए, भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है दोस्तों भारतवर्ष का उल्लेख है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? बताइए, भारत का नाम है वो आर्यावर्त क्यों पड़ा? किसका निवास स्थान होने के कारण यह नाम पड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्य का निवास स्थान होने के कारण भारत का जो नाम है वो दोस्तों आर्यावर्त पड़ा था। ठीक है, यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। कूट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, यहां पर भारत का नामकरण ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों, राजा भरत था, ठीक है, उनके नाम पर भारत का नामकरण किया गया। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। यह भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये पहला टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा अटपटा आपको लगने वाला है, तो लेकिन आपको देखने सारे के सारे प्रश्न हैं जिससे आपका पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। पुरातात्विक विधा का जो अभिप्राय है वो क्या है? तो दोस्तों पुरातात्विक विधा का जो अभिप्राय है वो है दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। दोस्तों एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ शासक है। ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो बताना है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा अभिलेख है कौन से शासक से संबंधित है, नहीं है वो बताना है। ठीक है, देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये खारवेल से संबंधित है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पे देखिए देवपाड़ा अभिलेख, ये यशोधर्मन, ये गलत दे रखा है दोस्तों। जो देवपाड़ा जो अभिलेख है ये दोस्तों बंगाल के शासक विजयसेन का ये अभिलेख है, देवपाड़ा अभिलेख। यहाँ पे यशोवर्मन है वो गलत दे रखा है, इसकी जगह विजयसेन आना चाहिए था। और प्रयागराज यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिल्कुल सही है। नासिक अभिलेख है, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। देखिए प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोंगज कोई से प्राप्त अभिलेख है। यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ही सही है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सत्य कथन बताना था, पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खगोष्ठी लिपि को पढ़ा था?
निम्नलिखित में से किसने खगोष्ठी लिपि को पढ़ा था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने खगोष्ठी लिपि को पढ़ा था सर्वप्रथम। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। यहां पर देखिए, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, देवनागरी लिपि का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, अरामाइक यहां पर गलत दे रखा है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला कथन ही है वो क्या है? सत्य है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यूपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं उसे, सिक्के के अध्ययन को। तो यहां पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो यहां पर बताना है। देखिए, एक तरफ सिक्के हैं, दूसरी तरफ कालक्रम है। अपने को बताना है कि कौन सा सिक्का कौन से कालक्रम में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों देखिए, आहत सिक्के, दोस्तों यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा आहत सिक्के, ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुए थे दोस्तों, बिल्कुल सही है। लेख युक्त सिक्के हैं ये दोस्तों 2री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे, बिल्कुल सही है। दिनार है ये दोस्तों 4ठी शताब्दी में प्रारंभ हुए थे। और जो जीतल है ये दोस्तों यहाँ पे 16वीं शताब्दी गलत दे रखा है दोस्तों। जीतल का जो प्रारंभ है वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में प्रारंभ माना जाता है इल्तुतमिश के समय। तो यहां पर इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसमें भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कांसारपण एक नियमित प्रकार का सिक्का था, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है दोस्तों, यह भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं दोस्तों। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद है तो ये क्या है ऋग्वेद? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद, ठीक है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 श्लोक, ठीक है, ये हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें ऋग्वेद में प्रथम सूक्त, इसमें देखिए ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नि देवता को समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में प्रार्थनाओं का संकलन है। तो यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सर्वप्रथम, प्रथम में दोस्तों अग्नि है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? तो दोस्तों किस नदी का जिक्र था? तो वो था सरस्वती नदी का, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सामवेद में। दोस्तों वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों,
सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है, बिल्कुल सही है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों इसमें क्या है? सही है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? बताइए, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध है वो किस वेद से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यजुर्वेद से है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद जिसको गद्य बोलते हैं और शुक्ल यजुर्वेद जिसको अपन पद्य बोलते हैं, ठीक है। यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दिए गए कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं, यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता संबंध है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए इसमें यजुर्वेद में रतिनलो की चर्चा है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसमें सारे के सारे सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 2 3 तीनों ही सत्य है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अथर्ववेद में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अथर्व का तात्पर्य होता है पवित्र जादू, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप इसमें जादू टोने से संबंधित भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर अथर्ववेद हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अथर्ववेद में। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में, ठीक है। आगे देखिए, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अथर्ववेद। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। आगे देखिए, इसमें त्रयी नाम है दोस्तों, ये त्रयी नाम है। तो ये त्रयी किसको बोलते हैं? ये 3 वेद को बोलते हैं जिसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। त्रयी बोलते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, ठीक है। यहां पर अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों वेदों का नाम है त्रयी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सही सुमेलित करें। तो दोस्तों सही सुमेलित अपने को यहां पर करना है। देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, सामवेद संगीत से संबंधित है, तो दोस्तों संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद बताया था मैंने आपको कि जादू टोने से संबंधित है, तो दोस्तों ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है, ठीक है। और ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद है वो स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं से ये क्या है संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये चौथा का ये हो जाएगा। और यजुर्वेद है ये दोस्तों स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 4 2 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। इसमें देखिए, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता था, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अर्धव्यू कहा जाता था, बिल्कुल सही है। सामवेद के गायनकर्ता को उद्गाता कहा जाता था, बिल्कुल सही है। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। सारे के सारे इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों चारों ही सही है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर।
आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मण युग से। आगे देखिए, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता था? वो कहलाता था दोस्तों उपाध्याय। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर उपाध्याय। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शतपथ ब्राह्मण। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों एक तरफ सूची फर्स्ट में देखिए आरएएस आरटीएस में यह प्रश्न पूछा गया 2010 में, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक तरफ वेद दे रखे हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण दे रखे हैं। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन से ब्राह्मण कौन से वेद में थे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए ऋग्वेद में दोस्तों देखिए दो है, एक है कौशिकी एवं ऐत्रेय। तो यहां पर ऐत्रेय दे रखा है ऑप्शन में, तो ये ऐत्रेय हो जाएगा। सामवेद में देखिए दोस्तों इसमें पंचविश और जेमिनीय ये आते हैं, तो इसमें सामवेद में दोस्तों पंचविश आ जाएगा। और अथर्ववेद में दोस्तों गोपथ आ जाएगा और यजुर्वेद में दोस्तों शतपथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 4 1 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एसएससी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मेरे साथ में चलना है आपको। देखिए इसमें देखिए कौशिक की ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए तेतीरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जेमिनीय ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे के सारे कथन है वो इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। बताइए, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है तो वो क्या अर्थ होता है? तो वो होता है दोस्तों पास बैठना। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दोस्तों ये किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तकें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दर्शन पर यह आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो बताइए मोक्ष की चर्चा है वो किस में मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें इस देखिए उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंठोपनिषद में मिलता है ये। ठीक है, ये संवाद। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजा थे दोस्तों, ये केकई के राजा थे। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर केकई। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्यायी मां होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। बताइए
RS 2018 में पूछा गया है। प्रश्न है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो ये कौन से उपनिषद में उल्लेखित है? ये उल्लेखित है दोस्तों छंदोग्य उपनिषद में ये उल्लेखित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए वृहदारण्यक उपनिषद में ये याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपनिषदों का। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? बताइए निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छांदोग्य उपनिषद में। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो ये संबंधित है दोस्तों समाज व्यवस्था से। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। आगे देखिए प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों वो है मनु। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मनु। आगे देखिए श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें सत्य सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सत्य सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है महाभारत। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। आगे देखिए इसमें आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों रामायण को दी जाती है। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पुराणों की संख्या है। दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है ये तो सभी को पता है दोस्तों। पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है, आगे देखिए सत्य, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र और वंशानुचरित्र संकेतक है। बताइए सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें पुराणों के। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पुराणों के। आगे देखिए सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मत्स्य पुराण। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है। देखिए कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शाक्त से संबंधित है। ठीक है, कालिका पुराण। तो यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है तो दोस्तों कौन वर्णित है? तो यहां पर देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए मत्स्य और वराह है। ठीक है, मत्स्य और वराह ये दोनों दोस्तों प्रजापति के रूप में वर्णित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सत्य हैं। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आगम। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगम। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है किस साहित्य में मिलता है? जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है किस साहित्य में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आचारांक सूत्र में। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए एक तरफ है जैन साहित्य है, दूसरी तरफ रचनाकार है। दोस्तों यहां पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए कल्पसूत्र, ठीक है, यहां पर भद्रबाहु दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और परिशिष्ट पर्व ये दोस्तों हेमचंद्र द्वारा रचित ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। और यहां पे देखिए कुवलमाला ये उद्योधन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें सम्रादित्य कथा ये हरि विजय सूरी यहां पर गलत दे रखा है दोस्तों। यहां पर हरिभद्र आएगा दोस्तों यहां पर, ठीक है, हरिभद्र। दोस्तों हरिभद्र के द्वारा ये सम्रादित्य कथा ग्रंथ लिखा गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ये सुमेलित नहीं है इसमें। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये तीनों पिटक हैं वो त्रिपिटक में शामिल हैं। यहां पे देखिए बुद्ध पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि इसमें शामिल नहीं है। आगे देखिए किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? तो दोस्तों अशोक के बारे में सूचना है वो अभिधम पिटक से यानी कि अभिधम पिटक में मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है, यानी कि जानकारी मिलती है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, तो वो पुस्तक मानी जाती है दोस्तों राज तिरंगिणी, और इसके रचनाकार हैं दोस्तों कल्हण। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है? तो कौन सा या कौन से ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए दीपवंश। इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा दोस्तों, ये ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है दीपवंश। बाकी हरिश्चरित्र, विक्रमांक देव और पृथ्वीराज विजय ये तीनों क्या है? ऐतिहासिक जीवन से संबंधित ग्रंथ है, साहित्य है, ठीक है। यहां पर इसमें कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। आगे देखिए फायान की प्रसिद्ध रचना है, फायान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है दोस्तों देखिए एक तो है फो क्यों की और एक है दोस्तों रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स। ये दो पुस्तक है दोस्तों फायान की। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 1 और 3 दोनों सही है इसमें। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ विदेशी लेखक हैं और दूसरी तरफ रचना है, ठीक है। दोस्तों यहां पर देखिए विदेशी लेखक हेरोडोट्स की रचना है दोस्तों हिस्टोरिका, बिल्कुल सही है। और प्लिनी नेचुरल, ठीक है, इनकी प्लिनी, ठीक है, ये प्लिनी है लेखक, ठीक है। तो प्लिनी की रचना है दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका ये प्लिनी की रचना है। मेगस्थनीज की रचना है दोस्तों इंडिका, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए एरियन की रचना दोस्तों यहां पर ये गलत दे रखी है, मैं आपको बता दूं एरियन की दोस्तों एक पुस्तक इंडिका है, ठीक है, और एक पुस्तक अलेक्जेंडर के ऊपर भी लिखी गई है। तो दो पुस्तकें एरियन की है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत पुस्तक का नाम दे रखा है यहां पर। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए चीनी यात्री और आगमन दे रखा है दोस्तों। फायान है ये 375 से 415 ईस्वी के बीच में आए थे, बिल्कुल सही है। सुंग्युन है ये 518 ईस्वी के समय आए थे। और हेनसान है ये 629 ईस्वी के समय आए थे। यहाँ पे देखिए इति सिंह दोस्तों, ये इति सिंह है ये 1105 ईस्वी में नहीं आए थे, ये आए थे दोस्तों 675 ईस्वी में, ठीक है। ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो कौन सा एक इसमें सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सिर्फ एक सुमेलित है दोस्तों। देखिए अरबी और अरबी रचनाएं, अरबी लेखक है और रचनाएं दे रखी है दोस्तों। अल मसूदी, तो मरूद
अल जहाब, ठीक है, ये पुस्तक है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, सिकंदर के साथ निरियाकस भारत आया था, डायनोसियस रोम का यात्री था। बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए, सिकंदर के साथ निरियाकस भारत आया था, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और ये डायनोसियस है, ये रोम का यात्री था, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक सत्य है। तो यहां पर इसमें दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला है। तो कहां पर मिला है। तो दोस्तों ये नर्मदा घाटी में मिला है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है। तो दोस्तों ये मानव की जो उत्पत्ति है ये हुई है अफ्रीका महाद्वीप में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे मानवीयता जाना जाता है। बताइए, सबसे पहले मानव का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे मान्यता जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पिथकेंथोपस के रूप में। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब दोस्तों मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, देखिए, जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या नाम दिया गया है। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल नाम दिया गया है। इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन एक इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए, एक तरफ इतिहास का काल है, दूसरी तरफ विभाजन है। प्रागैतिहासिक मानव उत्पत्ति से दोस्तों ये 3000 ईसा पूर्व है, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। ये मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व, ये थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है इसमें, इसको छोड़ दीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। आगे देखिए, इसमें रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। बताइए, एक रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। बताइए, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पुरापाषाण काल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पुरापाषाण में। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों शिकार। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिकार। आगे देखिए, भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है, सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये एकमात्र इसमें क्या है, यही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर CDS 2020 में अभी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सत्य है, बाकी दो गलत दे रखे हैं। तो इसमें एक ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है।
राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मध्य पाषाण काल से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करना है तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए फलक उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एक कच्छप कोर का पत्थर आता है उससे किया गया था दोस्तों, ये क्वार्टजाइट पत्थर गलत दे रखा है। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र से नहीं मिले हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल सेकंड है वो सत्य है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, विंध्यन क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लेखिया से। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है, तो दोस्तों वह स्थान कौन सा है? तो वो है दोस्तों आदमगढ़। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। आगे देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महदा से। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दोस्तों ये निकले हैं दमदमा से। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बागोर भीलवाड़ा से मिलते हैं दोस्तों, यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सिर्फ और सिर्फ एक इसमें सुमेलित है, मध्य पाषाणिक काल और अवस्थिति दे रखी है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही सत्य है और वो सत्य है दोस्तों आदमगढ़, ये होशंगाबाद, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, पहिए का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों पहिए का जो आविष्कार है ये हुआ था नवपाषाण काल में, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बुर्जहोम। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। आगे देखिए, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संगनकल्लू। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बताइए, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेहरगढ़ से। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, तो वो पशु कौन सा था? तो वो था दोस्तों कुत्ता। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नवपाषाण कालीन गर्त निवासी के अवशेष कहां मिले थे? नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां मिले थे? तो दोस्तों ये अवशेष मिले थे कहां पर? तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये अवशेष हैं, ये मिले थे दोस्तों, देखिए बुर्जहोम, ठीक है, यहां पे दे रखा है दोस्तों बुर्जहोम और गफकराल, ठीक है। इन दोनों स्थानों से दोस्तों ये अवशेष मिले हैं। यहाँ पे कुचई और महागढ़ ये गलत महागढ़ा गलत दे रखा है, तो इसमें 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नवपाषाण काल के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए नवपाषाण या
नियोथिलिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबांक ने किया था। ठीक है, सर जॉन लुबांक ने किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम जो नामक अनाज का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर कौन सा कथन सही है? तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, इसमें नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ताम्रपाषाण युग को। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनाम गांव कहाँ अवस्थित है? इनाम गांव कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली की खोज पुरातात्विक विद HD सांखलिया ने की थी, बिल्कुल सही है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसमें वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है इसमें मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज के अंदर पहला टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। कल अपना दूसरा नंबर का टॉपिक आएगा सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगर आपने दोस्तों आगे की क्लास इसी क्रम में देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, आपको वहां पे फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर क्रम वाइज क्वेश्चन है वो जरूर देखें। आगे देखिए दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।